So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, again I am there with you with CG Unit 3. I know I have completed this unit, I have completed all of the parts, but still because of some reasons, because of some other YouTubers, I have to make this again. I don't know why, but they have given copyright on my channel or my video. I don't know why they are doing so, and ओके कोई बात नहीं, वापस से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इस यूनिट को. आई विल बी टीचिंग यू अगेन. ठीक है, बस वो नोट्स से कुछ उनको प्रॉब्लम थी आई थिंक सो जल्दी से अब हम क्या कर लेंगे, हम बोर्ड पे ही कर लेंगे बिकॉज वी हैव टू कवर दिस थिंग. एंड सब लोग वापस से उस वीडियो को मांग रहे हैं, तो वो ही वापस से रिकवर नहीं हो पा रही है. मेरे डिवाइस से भी मैंने डिलीट कर दी थी एंड यूट्यूब से भी नहीं मिल पा रही है. सो अगेन आई हैव टू मेक. ठीक है, मतलब मेहनत करने से कोई पीछे नहीं हटता है, लेकिन अगर मतलब कोई और अगर गलत कर रहा है तो वी डोंट हैव टू पुश देम मोर ना. वी डोंट हैव टू लाइक, अगर मैं उसको लीगल एक्शन भी ले सकती हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं. वी कैन गो फर्दर एंड वी कैन जस्ट फोकस ऑन आवर स्टडीज़, नो अदर थिंग्स. सो दिस थिंग अगर आपने पहले मुझसे पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड. अगर आपने वहाँ पर समझ लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने की. अदरवाइज इफ़ यू हैव नॉट सीन, यू कैन जस्ट गो विद दिस वीडियो. एंड बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से एंड टू द पॉइंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, क्योंकि वो जो नोट्स थे मैंने उसमें से बहुत, मतलब मैंने 3-4 दिन बैठ के वो नोट्स खुद से बनाए थे. एंड अलग अलग डाइजेस्ट मैंने प्रेफर की थी, अलग अलग मतलब रिसोर्सेज मैंने प्रेफर किए थे. उस पर्टिकुलर यूट्यूबर का तो मैंने वीडियो भी नहीं देखा था, और उसके नोट्स कहाँ से सेम हो गए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. बट ही इज़ क्लेमिंग कि हाँ वो नोट्स उसके थे, तो आई डोंट नो. बट देखो 1-2 महीने से आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो and you are coming and telling me, and I am making videos from 2021. ठीक है, and I have helped you in first year also, in second year also. ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पहले से ही तुम्हारा कॉपी करते आ रही हूँ या किसी और का कॉपी. यूट्यूब पे कहीं पर भी SPPU का कंटेंट नहीं है, राइट. तो आई एम मेकिंग दिस, आई एम मतलब मैं ही मेहनत कर रही हूँ, मैं ही हर चीज़ कर रही हूँ. तो वाई यू आर पुटिंग योर लेग इन बिटवीन, राइट. सो आई डोंट नो वाई ही इज़ डूइंग लाइक दैट. आई डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम एंड लेट हिम गो. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं CG यूनिट 3 अगेन. अगर आपने नहीं देखा हो तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिस दिन वीडियो आ जाए उसी दिन देख लिया करो, आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा. एंड जो नोट्स है ना, वो नोट्स मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूँगी. AIDS के स्टूडेंट्स को भी है एंड कंप्यूटर के स्टूडेंट्स, दोनों भी चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगी. ठीक है, एंड यू कैन मेक श्योर कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अपना कंटेंट है, किसी और का कंटेंट नहीं है. इसके लिए मैं बहुत बोल सकती हूँ, मेरे मतलब बहुत गुस्सा है, बट स्टिल कोई बात नहीं. मैंने बहुत ट्राई किया, यूट्यूब टीम से भी बात की मैंने, लेकिन उस प्रोसीजर को मतलब 8 to 10 डेज़ जाएंगे अगर मैं लीगल एक्शन लूँ तो. एंड ठीक है, मैंने ये सोचा है कि जाने दो, पहली बार किसी से गलती हुई है, छोड़ देते हैं. लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम अगर वापस से यही गलती हुई, वी विल नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग अगेन. ठीक है, तो एक बार ठीक है मैं वापस से बना लूँगी. आई नो कि मैंने बहुत मेहनत की थी, स्टिल कोई बात नहीं. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट को. एंड 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसमें पढ़ना है और प्रोजेक्शंस को पढ़ना है. ठीक है, तो मैंने बोला था आपको पहले भी कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने पढ़ लिया तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और जो प्रोजेक्शंस वाला पार्ट है ये तो बहुत ही सिंपल है. तो जैसे कि मैंने ये बोल रही हूँ कि जो नोट्स है ना वो आप एक बार साइड में रखना. ठीक है, एंड वो नोट्स आप कैसे ले सकते हो, तो गूगल फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ले सकते हो. एंड बिलीव मी द नोट्स आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल शॉर्ट नोट्स. ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो एंड सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 दोनों के भी आपको नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ आप जाके वो नोट्स ले लेना फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स एंड ओनली फॉर सेमेस्टर 3 फॉर योर AIDS स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, यू विल बी माई मेम्बर्स. ठीक है, एंड आप खुद जज कर सकते हो कि कहाँ किसका कंटेंट क्या है एंड हु इज़ लॉयल हु इज़ नॉट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड जो थेरी वगैरह है वो आपको अब नोट्स में ही मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये लिखे थे. लेट मी शो यू, दिस आर द नोट्स. ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से लिखे हुए थे, बट स्टिल सम पीपल आर डूइंग दोज थिंग्स, तो वी शुड अवॉइड. ठीक है, जाने दो एक बार के लिए, बट नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट लीव हिम. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू 2D ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक्स हैं हमारे पास, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, वो कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, टेक्निक्स
हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आप एक लाइन ही ले सकते हो, ठीक है। आपके पास एक लाइन है तो उस लाइन को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये लाइन आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको इस लाइन को यहाँ पे लेके आना है तो आपको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपका एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, देखो फर्स्ट आपका हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर यही है क्या कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको वन पोजीशन से अलग पोजीशन पर लेके आना है कोऑर्डिनेट्स में। फिर उसके बाद आता है आपका स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है, देखो अगर सपोज आपके पास ये सेम है, ठीक है, यही सेम आपके पास क्या है, लाइन है। अब आपको क्या करना है, इसका साइज जो है वो छोटा करना है, मे बी आपको इसका साइज जो है वो बड़ा करना है। तो साइज के अंदर अगर आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की चेंजेस लाने हैं तो आप क्या करते हो, स्केलिंग का यूज करते हो। उसके बाद आपका बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के अंदर आ जाता है रोटेशन, ठीक है। रोटेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर सपोज मेरे पास यही लाइन है एंड आई हैव टू जस्ट डू द एंगल चेंज, ओके। अगर सपोज ये 45 डिग्रीज पे है, आई हैव टू मेक इट 80 डिग्री और आई हैव टू मेक इट 110 डिग्री। सो वॉट एवर मे बी द एंगल, मुझे क्या करना होगा, उसके अंदर रोटेशन परफॉर्म करना होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल विच कम्स इन योर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। सो बेसिकली यही तीन होते हैं क्या, हमारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, ठीक है। इसके अंदर और भी है, जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अब रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर इमेज, है ना, ये भी एक आता है। और क्या है हमारे पास, एक लाइक शेयरिंग है, ठीक है, शेयरिंग, तो वो भी हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बस यही कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि हमें 2D के अंदर पढ़ने हैं, 2D ट्रांसफॉर्मेशन में, और वही आपको 3D ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने हैं। मतलब अगर आपको 2D आ गया ना तो आपको 3D आ जाएगा, समझ में आ गया। एंड प्रोजेक्शंस का तो टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो हम ना एक एक करके देख लेते हैं एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन वेरी वेरी सिंपल वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें क्या करना होता है, बेसिकली ना हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है, ठीक है। तो अगर हमें सब चीज़ें एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई एक सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। अब ट्रांसलेट हम किसको करेंगे, कैसे करेंगे, रोटेशन हम कैसे करेंगे, स्केलिंग हम कैसे करेंगे, सब हम देखेंगे अभी, ठीक है, सब हम देखेंगे। लेकिन एक सीक्वेंस जो है वो हम समझ लेते हैं। अगर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो है एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना होता है ट्रांसलेट, ठीक है। किसको करना होता है, आपको कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसलेट करना होता है। सेकेंडली आपको क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। अब आप रोटेट किसको करोगे, तो रोटेट आप करोगे जो भी आपके ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको आप रोटेट करोगे। थर्डली आप क्या करोगे, स्केल करोगे। स्केल करना मतलब वही साइज के अंदर चेंजेस लाना, या तो एक्सपांड करना या तो कॉम्प्रेस करना, तो ये सब होता है स्केल के अंदर, ठीक है। अब आप स्केल किसको करोगे, जो कि रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, तब जाके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेट होगा। यानी कि सपोज ऐसा हो सकता है कि अगर ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन को हमने ट्रांसलेट किया, यानी पहले हमने इसको इधर लेकर आए, उसके बाद हमने इसको क्या किया, रोटेट किया। लेट्स से इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया एंड देन इसको स्केल कर दिया, यानी कि इसको छोटी पोजीशन पे ला दिया। यानी कि बेसिकली अगर इस वाली लाइन को हमें इस ऐसे लाना है तो ये 3 सीक्वेंशियल प्रोसेस को या 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम क्या समझ सकते हैं कि मतलब जैसे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, देखो हमेशा याद रखो, अगर आपका 2D मैट्रिक्स 2D ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो तो आप 3:3 मैट्रिक्स का यूज कर रहे होगे। अगर आप 3D ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो तो आप 4:4 का मैट्रिक्स जो है वो यूज कर रहे होगे। मे बी अगर आपको 2:2 का भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल रहा है ना, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, 3:3 मैट्रिक्स के अंदर। अब आप बोलोगे ये कैसे करना है, तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपका स्केलिंग जो मैट्रिक्स होता है ना, उसके अंदर हम कैसे लिख रहे होते हैं, Sx Sy 0 0। अब ये Sx और Sy ये आपके स्केलिंग फैक्टर्स हैं, बट अभी के लिए इनको छोड़ दो। जस्ट अंडरस्टैंड कि ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है और यही आपका मैट्रिक्स होता है स्केलिंग मैट्रिक्स, है ना। तो हमें इसको अगर मल्टीप्लाई करवाना है किसी 3:3 मैट्रिक्स से, तो हमें इसको पहले 3:3 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर Sx 0 0 Sy ये तो एज इट इज़ है, हमें क्या करना
होता है, एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट को ऐड करना होता है। और वो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो यहाँ पे 0 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 0, जस्ट यहाँ पे 1 प्रेजेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला मैट्रिक्स हमने चेंज कर दिया, नो, वी आर डूइंग द सेम मैट्रिक्स ऑपरेशन, जस्ट वी हैव मेक इट 3:3 एंड यहाँ पर क्या हो गया 2:2। ठीक है, नाउ टेल मी कि क्या मैं सिलेबस चेंज कर सकती हूँ? बताओ, सिलेबस यही है ना, तो मैं तो यही पढ़ाऊंगी। एंड अगर कोई और भी सीजी यूनिट 3 पढ़ा रहा होगा तो सेम ही पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ा रहा होगा या टॉपिक पढ़ा रहा होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट गिविंग कॉपीराइट ऑन माय थिंग, लाइक आई एम टीचिंग द सेम सिलेबस फॉर दैट पर्पस? आई डोंट थिंक सो कि ही हैज़ मेड द लॉजिक थिंकिंग अबाउट दैट। ओके, लेट इट गो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड हम क्या करेंगे अब, ट्रांसलेशन से रोटेशन, शेयरिंग, स्केलिंग एंड ये सारी जो हमारी 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चीज़ें हैं, पहले उनको समझते हैं। एंड मैं आपको बता दूं पहले तो, जैसे कि ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट है ना, ये टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करने आ सकता है। सबसे ज़्यादा ईजी इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल्स, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है एंड इट इज़ देयर। ओके, तो आप देख सकते हो न्यूमेरिकल्स वाली भी वीडियो, उसके अंदर जो भी हमें मैट्रिक्स वगैरह यूज़ करना है वी आर गोइंग टू सी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन। नाउ लेट्स सी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, क्या कि एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अगर हमें मूव करवाना है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। अब 2D ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, देखो हमेशा याद रखो, ट्रांसलेशन के लिए हो जाए, स्केलिंग के लिए हो जाए, हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। ट्रांसलेशन के लिए कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास, ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं। ओके, तो ट्रांसलेशन फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, Tx है और क्या है, Ty है। ठीक है, तो Tx और Ty, अब इसके लिए ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं हमारे, तो देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर अच्छे से लिख के, हमारे पास ये हो गए क्या, ट्रांसलेशन फैक्टर्स। ओके, ट्रांसलेशन फैक्टर्स हो गए। अब हमारे पास आ जाता है ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली x और y बोलेंगे। ये क्या हो गए, हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, जिनके अंदर हमें क्या करना होता है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इनके अंदर हमें ट्रांसलेशन करना होता है एंड हमें नए कोऑर्डिनेट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमें क्या करना होगा, हमें जो है x डैश और y डैश ये क्या मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिल रहे होंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, उससे पहले हम एक डायग्राम समझते हैं। देखो ये है आपका कोई एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स से 0 है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, आपके पास एक पॉइंट है। ठीक है, आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पे लेके जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स x, y है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये क्या है, आपका न्यू कोऑर्डिनेट है। तो लेट्स से ये P डैश है और न्यू कोऑर्डिनेट यानी कि x डैश, y डैश, तो ये आपके हो गए न्यू कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ट्रांसलेट करवाना है। तो देखो जो भी x एक्सिस के अंदर चेंजेस आए ना, वो होता है आपका Tx। ठीक है, और जो भी y एक्सिस के अंदर यहाँ पे चेंजेस आए वो होता है आपका Ty। समझ में आ गया, तो Tx और Ty ये दो हमारे होते हैं ट्रांसलेशन फैक्टर्स। ओके, तो अब जो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो हमारा x डैश और y डैश है इन्हीं को तो हमें फाइंड आउट करना है, न्यू कोऑर्डिनेट्स को। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होगा उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो जो x डैश है इट इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट जो कि आपका x है प्लस द ट्रांसलेशन फैक्टर। अब x के लिए ट्रांसलेशन फैक्टर क्या है, Tx है, तो यहाँ पर आ जाएगा Tx। सिमिलर यहाँ पर आ जाएगा y डैश विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा y प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्या, Ty। ठीक है, दैट्स इट। यही ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और ये याद रखना है कि हमेशा आप ट्रांसलेशन के अंदर क्या कर रहे होते हो, एडिशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, हमेशा याद रखो, क्योंकि बस ट्रांसलेशन ही है जहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, एडिशन परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, अब देखो, अब जो है ना इसका जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स होगा, लेट मी रब दिस बेसिकली, एंड इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा ना आपका, वो आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में या फिर एग्जाम्स में आप ऐसे समझ सकते हो, जो क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं आपको बेसिकली मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं, और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आपको मैट्रिक्स आना चाहिए, तभी आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो बेसिकली Tx Ty हमें समझ में आ गए। Tx क्या है? Tx यूनिट्स हमारे एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और Ty यूनिट्स हम y डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मैट्रिक्स आएगा वो हम T बोल सकते हैं उसको। एंड जैसे मैंने बोला 2D है तो हमारे पास कितने आएंगे? 3:3 मैट्रिक्स हो रहा होगा, ये 3:3 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, जो ट्रिक आपको मैं बताऊंगी, देखो यहाँ पर आपको डायगोनल में क्या करना है, 1 1 1 ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर एकदम नीचे ये जो है Tx आएगा, देखो हमेशा याद रखो ये x है, ये y है और ये z का कॉलम है, ठीक है। तो जो x का कॉलम है उसमें Tx आ गया, जो y का कॉलम है उसमें Ty आ गया, और बाकी हर जगह आपने लिख देना है 0। ये बन गया आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। समझ में आ गया? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हो फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर ट्रांसलेशन। कितना ज़्यादा सिंपल था। जस्ट हमने क्या समझा कि ये जो है Tx Ty ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स हैं, ये x और y आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है, ये x डैश y डैश आपका न्यू कोऑर्डिनेट्स है। एंड आपको मैंने बता भी दिया डिमॉन्स्ट्रेट करके कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स, और ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर क्या होते हैं। और ये जो है ये है आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है न्यू कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, और ये मैट्रिक्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्केलिंग। नाउ लेट्स सी स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग के अंदर क्या होता है, चेंज हो रहा होता है हमारा साइज। किसका साइज? ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको कॉम्प्रेस करना है या एक्सपांड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को, तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, स्केलिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे कि हमने देखा ट्रांसलेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं किसका, हमारे जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन जो फैक्टर्स हैं हमारे Tx Ty, उनको हम ऐड कर रहे होते हैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। बट स्केलिंग के अंदर हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर Sx और Sy जो है हमारे क्या आ जाएंगे, स्केलिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर्स, इनको याद रखना है। अब हमारे जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे न्यू आएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स वो x डैश y डैश, जो कि हमारा सेम जैसे पहले देखा था वही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या याद रखना है कि यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास जो फॉर्मूलाज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, x डैश इज इक्वल टू वॉट, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x, और हमारा स्केलिंग फैक्टर x के लिए आ जाएगा Sx। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दिया। सिमिलर पैटर्न में y डैश क्या आ जाएगा, y डॉट sy। तो यही बेसिक चीजें होती हैं, है ना। अगर हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है तो बेसिकली हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं x डैश y डैश, है ना। और यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे x कॉमा ये x और y, और यहाँ पर आ जाएगा आपका देखो जो क्या कहते हैं, ये स्केलिंग वाला है ना। तो स्केलिंग वाले के लिए हमारा जो मैट्रिक्स हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है Sx और Sy यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है 0। तो बेसिकली यहाँ पर Sx Xy हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इसका जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, इसको अगर हम देखें तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। और देखा जाए तो ये जो है ये आपका P डैश वाला पॉइंट है, यानी न्यू पॉइंट है, और ये ओरिजिनल पॉइंट है तो P हो गया, और ये आपका स्केलिंग है इसलिए इसको S लिख दिया। सिमिलर पैटर्न में हम ट्रांसलेशन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रांसलेशन में P डैश इज इक्वल टू P प्लस आपका जो भी ट्रांसलेशन वाला है वो हम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पर होता है मल्टीप्लिकेशन। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, और ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये क्या आ गया, मैंने आपको बताया कि 2D है ना, इसीलिए ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसी को हमें 3:3 बनाना है, 3:3 बनाना है। तो हमें क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया, सिर्फ यहाँ पे आप 1 ऐड करोगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केलिंग मैट्रिक्स। और एक चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, जो आपका S आएगा, ठीक है, जो भी स्केलिंग मैट्रिक्स आएगा वो अगर आपका लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका कॉम्प्रेशन होगा, यानी कि जो साइज़ है वो रिड्यूस होगा। और अगर S ग्रेटर देन 1 है तो जो आपका साइज़ है वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, या फिर आप कह सकते हो कि बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब आप हमेशा एक डायग्राम जो है वो यहाँ पर बना सकते हो, यानी कि अगर ये आपका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स से आपके पास क्या है, ये जो है आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको स्केलिंग करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा, स्केलिंग कर दी आपने, मे बी आपने एक्सपांड किया होगा, तो यहाँ पर आप उसको बड़ा सा दिखा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसके साइज में चेंज हो गया, ठीक है। तो स्केलिंग के लिए आप इसको शो कर सकते हो। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखो, कोई नहीं बताएगा आपको, हमेशा
हमेशा अगर आपको ये स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ें अगर एक्सप्लेन करने आ रही हैं तो डेफिनेटली आपको ये डायग्राम्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकेंडली न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बोला है कि ये ट्रायंगल है, ये ऐसी स्केलिंग वगैरह हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करके करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने बिना कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर किए भी अगर आप सिंपल ऐसे दिखा रहे हो कि पहले ट्रायंगल छोटा था, है ना, अब ट्रायंगल जो है वो बड़ा हो गया, या पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, तो ये जो है आपको डायग्राम से दिखाना है एट लास्ट, ठीक है। तो ये आप न्यूमेरिकल्स के अंदर भी फॉलो करो एंड थ्योरी के अंदर भी फॉलो करो, ठीक है। तो देखो ऐसे करके हमने क्या कर लिया, हमारा जो स्केलिंग है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको रिफ्लेक्शन करके दिखाती हूँ। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। मिरर इमेज हो रही होती है। लेट्स से ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वो अपने आप को अगर मिरर में देखेगा तो वो अपने आप को मिरर में कैसे देखेगा, लेट्स से उसको ऐसे दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई मिरर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई मिरर होगा, ठीक है, जो भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो मिरर इमेज ही होता है हमारा रिफ्लेक्शन, और जो रोटेशन हो रहा होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री रोटेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो साइज है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ हमारा जो एंगल है, आप ऐसा कह सकते हो कि जो रोटेशन है वो 180 डिग्री का हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास 4 मैट्रिक्स हैं जो कि बेसिकली हमें 2D के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट बनाती हूँ, ठीक है। एंड देखो अगर सपोज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था पहले, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, अब उसकी इमेज जो है आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे मिरर इमेज मिल रही है या फिर जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है वो किस बेसिस पे मिल रहा है या फिर कहाँ पर मिल रहा है, तो अबाउट एक्स एक्सिस मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि अबाउट एक्स एक्सिस हो गया मेरा रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक्स एक्सिस में हो गया मेरा रिफ्लेक्शन। लेट मी राइट हियर, एक्स एक्सिस में मेरा रिफ्लेक्शन हो गया। अब सिमिलर पैटर्न के अंदर अगर मैं वाई एक्सिस में दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट आया एंड यहाँ पर क्या है, मिरर इमेज आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये कितने हो गए, 2 टाइप्स हो गए। सिमिलर पैटर्न के अंदर थर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है आपका, अगेन एक्स है और यहाँ पर क्या है, वाई है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर है आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पर क्या है, उसकी मिरर इमेज है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी को भी मिरर इमेज समझ सकते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये किस बेसिस पे हुआ, तो ये हुआ आपके ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ये जो है थर्ड टाइप है जो कि आपका ओरिजिन के बेसिस पे हो गया। सिमिलरली जो लास्ट है, लास्ट वाला, वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका हो गया एंड यहाँ पर जो है आपका ये है आपकी ऑब्जेक्ट, और जो मिरर इमेज आई है वो आपकी यहाँ कहीं पे आई है, यानी कि किसी डिफरेंट एक्सिस के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एक्सिस बनाए तो हमारे पास ये एक्सिस आ रही होगी, है ना। तो अबाउट क्या बोलेंगे हम, तो बेसिकली इस लाइन का जो है हमारे पास क्या होगा, y = mx हो रहा होता है ना, फॉर्मूला लाइन का। तो वो m क्या होगा इस बेसिस पे, तो ओरिजिन से ये पास हो रहा है तो जस्ट हम कंसीडर कर सकते हैं क्या कि y = x में आ रहा है। तो बेसिकली y = x जो है इस लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, इस लाइन के अबाउट हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये जो है ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, थर्ड आपका ओरिजिन पे, और फोर्थ जो है वो आपका अबाउट अ पर्टिकुलर लाइन आप कह सकते हो, अबाउट y = x पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हमारी हो गई जस्ट फॉर 4 आपकी कंडीशंस, ठीक है। अब इन्हीं के हमें चारों के क्या बनाने हैं, मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। तो लेट मी रब दिस एंड वी विल मेक द मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं मैट्रिक्स। तो बेसिकली x के लिए जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स हमारा आ रहा होगा उसके हम RX लिख सकते हैं। तो RX, अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ही ट्रिक फॉलो करनी है। हमारे डायगनल्स में आ जाएंगे 1 1 1, बाकी सब जगह आ जाएगा क्या, 0 0 0 0, ठीक है। अब x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस है, तो ये जो है ये कॉलम मेरा x का है, ये y का है और ये z का है। तो x को छोड़ दो, ठीक है, x को छोड़ दो। अब जो हमारा x है ना उसके लिए हम y को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और बस इतने ही चेंजेस है। आर वाई के अंदर क्या करेंगे हम, देखो
RY के अंदर यहाँ पर वही चीज़ डायगोनल में आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 0। अब जैसे कि यहाँ पर x था तो हमने y को माइनस किया, तो यहाँ पर जैसे कि y है ना, y एक्सिस है, तो हम x को कर देंगे माइनस। समझ में आ गया? तो ये क्या किया हमने, मैट्रिक्स परफॉर्म कर लिया या मैट्रिक्स बना लिया, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स फॉर y एक्सिस एज वेल। अब ओरिजिन के लिए देखा जाए तो सेम पैटर्न में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। डायगोनल पे हमारे 1 1 1, यहाँ पे 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ओरिजिन के लिए बनाना है। ओरिजिन का मतलब क्या, ना x है ना y है, तो बेसिकली x और y दोनों को हम कर देंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो बस इतने चेंजेस हैं। और जो लास्ट है हमारा y इक्वल टू एक्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ y इक्वल टू एक्स। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम पैटर्न में हमें भाई बनाना होगा बेसिकली एक मैट्रिक्स। लेकिन एक चीज़ को याद रखना है, अब देखो जैसे कि ये x और ये है y, ठीक है, ये x का कॉलम है, ये y का कॉलम है। यहाँ पर जो x है वो y बन गया है, जो y है वो x बन गया है। इसका मतलब ये जो y वाला है ना वो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0, जो x वाला है वो 1 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, और z जो है वो उसको हमें छूना नहीं है, वो एज इट इज। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट y और x हमने क्या कर दिए, स्वैप कर दिए। ठीक है, तो बस यही हुआ आपका क्या, y इक्वल टू एक्स अबाउट के लिए आपका रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। आपको पेपर के अंदर ना एक मतलब ऐसा अलग ही क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सिर्फ मैट्रिक्स पूछ लिए जाते हैं। अगर नहीं भी पूछे जा रहे हैं तो ये मैट्रिक्स आपको कहाँ पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में याद करने होंगे। तभी अगर न्यूमेरिकल्स में आपको मैट्रिक्स आएगा तभी न्यूमेरिकल्स में आप क्या कर सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये 4 मैट्रिक्स आपको अगेन मैं बता रही हूँ। एक्स एक्सिस है तो y को आप माइनस करोगे, y एक्सिस है तो x को माइनस करोगे, ओरिजिन है तो x और y दोनों को माइनस करोगे, एंड अगर y इक्वल टू x है तो जस्ट आपको इनको स्वैप कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर 2D। समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट, योर शेयर। ठीक है, अब इस शेयर को हम स्क्यूइंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर स्क्यूइंग करके कोई वर्ड आ रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको हम शेयर बोल रहे होते हैं। अब ये क्या होता है, शेयर के अंदर हम क्या करते हैं, तो लेट्स से आपके पास कोई एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एंड आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है, ये इसका जनरल एग्जाम्पल है जो कि शेयर के लिए दिया जाता है। तो अगर ये ऐसा है, अगर मुझे इसको मतलब शेयर करना है, शेयर करना मतलब कि स्लांट करना, ठीक है, स्लांट करना, स्लांट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे शेप को स्लांट करता है वो आपका शेयर ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, बेसिकली आपके पास एक स्क्वायर है, तो अगर आपने उसके ऊपर कोई शेयर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो वो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, ऐसे स्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, आपका शेयरिंग। समझ में आ गया? ये शेयरिंग होती है। अब देखो 2 टाइप की हमारे पास शेयरिंग होती है। कौन सी, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। शेयर जो है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एक्स शेयर और एक होता है आपका वाई शेयर। ठीक है, एक्स शेयर और वाई शेयर। तो जो एक्स शेयर है ना, एक्स शेयर, इसका मतलब क्या है, यही वाला एग्जाम्पल आपका एक्स शेयर का एग्जाम्पल है। अब मुझे बताओ ये कैसे हुआ, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पर देखो कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पर y जो है, y तो सेम ही है, राइट, यहाँ पर y तो सेम ही है, जो x है वो ही हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पर इतना था और अब जो है वो x हमारा कितना हो गया, इतना हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये x के अंदर चेंजेस हुई, इसका मतलब ये क्या हो गया, x शेयर हो गया। ठीक है, अब y शेयर के अंदर क्या होता है, y शेयर के अंदर सेम पैटर्न में अगर समझें तो यहाँ पर अगर हमारे पास वही स्क्वायर प्रेजेंट है, ठीक है, लेट्स से वही स्क्वायर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड अगर आपको y शेयर करना है, इसका मतलब क्या कि y कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे, राइट। तो y कोऑर्डिनेट्स यानी कि आपके ऊपर ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, इसका मतलब जो अब आप शेयर करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे समझ सकती हूँ। येस, दिस इज द डायग्राम विच यू विल गेट आफ्टर y शेयर। ठीक है, ये आपको मिलेगा आफ्टर y शेयर। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर x शेयर, यहाँ पर आ गया ये y शेयर, यानी कि यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, x कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पर देखो तो y कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर इतना y कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर कितना है, इतना y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, एंड ये हो गया y शेयर। ओके,
तो अगर अब हम इसका मैट्रिक्स देखें, ठीक है, एक्स शेयर और वाई शेयर दोनों के लिए अलग मैट्रिक्स होता है। तो बेसिक आइडिया तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या शिफ्ट हो रहा है हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पर क्या शिफ्ट हो रहा है हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स। और ये भी याद आ गया होगा कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो रहे हैं तो वाई जो है वो प्रिजर्व रह रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, और यहाँ पर अगर वाई शिफ्ट हो रहा है तो एक्स जो है वो प्रिजर्व रह रहा है। तो बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। जो आपको थ्योरी में लिखना है ना वो मैं सब आपको बता रही हूँ, जस्ट ये है कि मैंने लिखा नहीं है, वो सब मैंने उस वीडियो में लिखा था, बट ठीक है वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। मैं तो ये बोलूँगी आप नोट्स जो है वो सामने रखना एंड देन ये वीडियो को देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप ये वीडियो देखने के बाद भी नोट्स देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, बस इस पार्ट की जो नोट्स हैं वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको चाहिए होंगे तो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल अच्छे नोट्स मैंने बनाए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत लेके मैंने बनाए थे। तो यहाँ पर जो है मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड बहुत अच्छे से जो भी आपको लिखना है वो सब मैं आपको बता रही हूँ, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो सब, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो एंड जस्ट रिवाइज कर सकते हो नोट से जाके एंड योर यूनिट विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट दिस। जैसे मैंने बोला अब एक्स शेयर और वाई शेयर का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो देखो एक्स शेयर के लिए एक्स शेयर ऐसा एक मैट्रिक्स हम बना रहे होंगे, ठीक है। अब हमें पता है क्या होगा, 3:3 मैट्रिक्स हो रहा होगा, और यहाँ पर वाई शेयर के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल वे के अंदर आपको इनको याद रखना है। हमेशा याद रखो क्या है, सबसे पहली चीज़ तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे 1 1 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो एक्स शेयर है, हमेशा अगर एक्स होता है ना तो वाई के ऊपर हमें वार करना है, ये याद रखो। वाई यानी कि अब देखो ये आपका क्या है, एक्स का कॉलम है, ये वाई का कॉलम है, ये जेड का कॉलम है। तो अगर ये एक्स शेयर है ना तो हम वाई कोऑर्डिनेट में यानी कि वाई कॉलम में क्या डाल देंगे, एस एच एक्स, यानी कि शेयर एक्स, ठीक है। शेयर एक्स क्या है, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। एस एच एक्स क्या है, इसका फैक्टर है, क्लियर है। और बाकी सब जगह आपको डाल देना है 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स शेयर का जो भी कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू वाई शेयर, तो जैसे वाई पे है तो हमें किसको मतलब किस पे वार करना होगा, एक्स पे वार करना होगा, समझ में आ गया। तो वाई है ना, तो वाई के लिए हम लिखेंगे एस एच वाई, ठीक है, शेयर ऑफ वाई, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाएगा बाकी सब चीज़ें आपको 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। आई होप इजीली अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके लिए आपको लिखना क्या है, जस्ट पहले आप शेयर का अगर आपको आया तो आप डेफिनेशन लिखोगे। क्या डेफिनेशन होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपके शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्लांट कर रहा होता है वो आपका शेयर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दो टाइप्स के शेयर होते हैं, एक्स शेयर और वाई शेयर। एक्स शेयर में हम शिफ्ट कर रहे होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई शेयर में हम शिफ्ट कर रहे होते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। एंड जब एक्स शेयर में एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसको हम स्लांट कर रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो जो वाई है वो हमारा प्रिजर्व रह रहा है और यहाँ पर एक्स प्रिजर्व रह रहा है। उसी बेसिस पे हमने ये मैट्रिक्स जो है वो डिजाइन कर दिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा शेयर। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट्स सी रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन का मतलब हमें पता है क्या होगा। अब देखो इसमें ये याद रखो, अगर जो भी ऑब्जेक्ट है आपको क्या करना है, उसको एक एंगल थीटा से क्या करना है, रोटेट करना है। तो आपके पास जो थीटा है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। और हमेशा याद रखो ये जो थीटा है, जिस एंगल पे आपको रोटेट करना है वो तभी वर्क करेगा जब ये थीटा कहाँ पर होगा, आपके ओरिजिन पर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ एंड ये जो है एक डेरिवेशन है, ठीक है। ये डेरिवेशन आ सकती है आपको, जो भी डेरिवेशन आएगी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स से ये वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये 0 है ओरिजिन। ना देखो आपके पास क्या है, एक ओरिजिनल पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर आपका एक पॉइंट है P, ठीक है। लेट्स से उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके x, y हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है उस पॉइंट को लेके यहाँ तक, यानी कि ये हो जाएगा P' और x', y', ठीक है। तो बेसिकली आपको कहाँ तक मूव होना है, यहाँ तक आपको मूव होना है और ये जो है आपका बन जाएगा क्या, ये आप इसको ऐसे लाइन से डिनोट कर सकते हो। तो बेसिकली पहले अगर देखें ओरिजिनल जो हमारा पॉइंट था वो किस एंगल पे था, लेट्स से वो फाई एंगल पे था, ठीक है। और जो दूसरा हुआ यानी कि अब इस पॉइंट पे हुआ, इसका मतलब हम कितना आगे बढ़ गए, हम थीटा आगे बढ़ गए, समझ में आ गया ना। तो ये हुआ इसके अंदर चेंजेस, ओके। तो देखो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, ये जो लाइन हमने बनाई है ये क्या है, रेडियस, ठीक है। इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो। तो बेसिकली इतना है हमारे पास, या आर आप ऐसे समझ सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है उस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो थ्योरी लिखनी है वो मैं बता दूं, आपने यहाँ पे जो बनाया इसी को इलेबोरेट करो। पी एक्स कॉमा वाई आपका क्या है, आपका एक पॉइंट है जो कि ओरिजिनल पॉइंट है, जो कि आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है,
ठीक है। और जो आपका न्यू पॉइंट है वो आपका पी डैश है, जो कि अगेन आपका आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो हमने डैश से डिनोट किया, ओरिजिनल वैसे ही डिनोट किया एक्स वाई से, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है या फिर ओरिजिनल जो पॉइंट है वो कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे, और जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो फाई से ऊपर थीटा एंगल पे है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा, देखो मैं डेराइव कर रही हूँ, तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू हम करेंगे आर कॉस फाई, ठीक है। तो ये चीज़ हमने याद कर ली फर्स्ट थिंग, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमें याद रखनी है आर साइन फाई, ठीक है। ये क्या है, आपका वाई है, ठीक है, जो कि आपका हो गया सेकेंड। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये आपने एक्स और वाई के लिए वैल्यूज निकाल ली। अब देखो अगर आपको अब एक्स डैश वाई डैश चाहिए तो एक्स डैश और वाई डैश के लिए हम कैसे लिखेंगे, सेम चीज़ आर कॉस, लेकिन मुझे बताओ कि डैश वाले के लिए यानी न्यू पॉइंट के लिए हमारा जो एंगल है वो क्या है, तो वो है फाई या फिर थीटा प्लस फाई, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, थीटा प्लस फाई, समझ में आ गया। और वैसे ही वाई डैश के लिए क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा प्लस फाई आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जिससे हमने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हमें पता है, अब हमें क्या करना है, देखो अगर मुझे इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होना चाहिए। वी ऑल नो द फॉर्मूलाज, राइट। तो कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी के लिए तो इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो ये किसके लिए हो गया, ये वाले के लिए फॉर्मूला हो गया। और सेकेंड फॉर्मूला आपका साइन ए प्लस बी के लिए होगा, जो कि क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये तो हमें बाय हार्ट है फॉर्मूलाज, तो जस्ट इन फॉर्मूलाज का हमें करना है यूज़, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, देखो अब देखो यहाँ पर जो एक्स डैश है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। एक्स डैश को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली आर जो है वो हम उसके अंदर ही रखेंगे, ठीक है, हम उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जो आर है वो यहाँ पर आर कॉस हो गया। अब ये जो है कॉस थीटा प्लस फाई को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी यानी कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पर जो आर है वो हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, ओके। और इस फॉर्मूले के हिसाब से फिर आ जाएगा माइनस, हम आर को मल्टीप्लाई ही करते जा रहे हैं तो आर इधर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई। क्लियर है। तो ये चीज़ हो गई आपके एक्स डैश के लिए। सिमिलर पैटर्न में वाई डैश के लिए क्या आ जाएगा, देखो आर साइन थीटा कॉस फाई, है ना, कॉस फाई, फिर प्लस आएगा, फिर आ जाएगा आर कॉस थीटा साइन फाई। तो ये चीज़ हमने बना ली इसके लिए। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक्स डैश के लिए, ये देखो आर और कॉस फाई, आर कॉस फाई क्या है, एक्स है, देखो तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये जो एक्स डैश है ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास देखो ये क्या है, आर कॉस फाई क्या है आपका, एक्स है, तो यहाँ पर हम इसको एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या बच गया, कॉस थीटा। अब ये क्या बचा, यहाँ पे माइनस बचा। अब यहाँ पे देखा जाए तो आर साइन फाई, तो आर साइन फाई क्या है, वाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई, और बचा क्या, साइन थीटा। तो हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर देखो तो आर कॉस फाई क्या है हमारा, एक्स है, और बचा क्या, साइन थीटा, ठीक है। और बीच में है प्लस, यहाँ पर देखो तो आर साइन फाई जो कि आपका है वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो बचा है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपके आ गए एक्स डैश और वाई डैश। क्लियर है, सिंपल था ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ऐसा है। तो बेसिकली हम एक्स और वाई को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है एक मैट्रिक्स यहाँ पर एक्स वाई के लिए आ जाएगा। ये हम किस पैटर्न में लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो कॉस का बचा है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है माइनस साइन थीटा, ठीक है, और नीचे क्या है, यहाँ पे साइन थीटा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो ये अगर है हमारा न्यू, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं पी डैश। ये है आपका ओरिजिनल, तो इसको बोल सकते हैं हम पी, और डॉट आपका ये क्या आ जाएगा, आपका ये रोटेशन मैट्रिक्स जो कि आपका है आर, ठीक है। अब
ये जो है आपका ये रोटेशन मैट्रिक्स जो है यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यही चीज़ यानी कि यही रोटेशन मैट्रिक्स को सिर्फ आपको यूज़ करना है, इसको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको यूज़ करना है। ये आपका हो गया रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, तो दोनों चीज़ों के लिए जो कंडीशन है वो अलग है। यानी कि बहुत सिंपल, देखो ये जो यहाँ पर माइनस आया है, यानी अगर ऊपर माइनस आया है इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन है, ठीक है। और अगर ये वाला माइनस यहाँ नहीं आके यहाँ पर आया है तो इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज है। तो बस यही दो चीज़ों को आपको जो है याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये जो मैट्रिक्स है आपके ये आर, ठीक है, तो ये जो है आपका क्लॉकवाइज वाला मैट्रिक्स है और ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बस इनको याद रखना है और जो भी एंगल आपको दिया होगा उसके साथ गिवन होगा कि आपको कैसे मूव करवाना है, क्लॉकवाइज मूव करवाना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना है। समझ में आया? तो उस हिसाब से आप अपना मैट्रिक्स चूज करोगे, ठीक है। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए ही हैं, मैंने आपको वहाँ पे बताया ही है कि आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया है या क्लॉकवाइज दिया है तो कैसे करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन था आपके रोटेशन के लिए, ठीक है। एक और पॉइंट बचता है जो कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है, वो है रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। वो एक देख लेते हैं, फिर 2D ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, देखो अब ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक लेट से हमारे पास हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से हम ऐसे समझ रहे हैं ये है आपका कुछ सेंटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स सी वाई सी, ठीक है। आपका जो पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये वाली जो है ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको कहाँ पे मूव होना है, आपको यहाँ पे मूव होना है। लेट से ये आपका एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ मूव होना है तो किसके बेसिस पे होना होगा, यही एक्स सी वाई सी के बेसिस पे होना होगा। तो ये जो है ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ ये एक्स सी वाई सी ये किसका काम कर रहा है, ओरिजिन का काम कर रहा है, राइट। लेकिन हमें पता है कि हमेशा ओरिजिन पर ही हमारा रोटेशन हो रहा होता है, हम ओरिजिन को छोड़ के कहीं पे रोटेशन नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी पॉइंट को ऐसा समझ लो कि वो ओरिजिन का पॉइंट है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 3 स्टेप्स इसके अंदर फॉलो करने हैं और बिलीव मी यही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में दिखेगा और ज़्यादातर आपको यही आप थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेट से अगर आपका कोई भी ये वाला पॉइंट है, लेट से ये पी पॉइंट है, इसको आपको रोटेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको आप बोलोगे क्या, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर है और ये काउंटर क्लॉकवाइज कंडीशन है। तो जो स्टेप 1 होगा आपका, उसके अंदर आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हम जो है इसको, ये जो आपका पॉइंट है ना, इस पूरे को हम ट्रांसलेट करेंगे। ये जो एक्स सी वाई सी है, एक्स सी वाई सी को ट्रांसलेट करके ओरिजिन पर लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये एक्स सी वाई सी ओरिजिन पर आ गया, इसका मतलब इसके साथ साथ इस पॉइंट की डिस्टेंस यानी कि ये पूरी चीज़ आपकी क्या आ गई, ओरिजिन से आ गई है ना, ऐसे आ गई। तो बेसिक काम जो हमें करना था, इस वाले जो पॉइंट है एक्स सी वाई सी, इसको हम क्या लेकर आ गए, ओरिजिन पर लेकर आ गए। यानी कि यहाँ पर जो 0,0 होता है ना ओरिजिन, यहाँ पर लेकर आ गए। अब जैसे ही हम ओरिजिन पर लेकर आ गए, अब हमें पता है कि हमें कौन सा थीटा चाहिए है ना, हमें गिवन होता है क्वेश्चन में जो भी एंगल से हमें रोटेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओरिजिन पर आ गया तो उस हिसाब से उसको रोटेट कर देंगे। रोटेट हो गया क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिन पर ही रोटेट हो सकता है, यहाँ पर रोटेट नहीं हो सकता। तो जैसे ही वो रोटेट हो गया तो हमारा थर्ड स्टेप ये बनता है कि अब हमें वापस से ये जो ओरिजिन से है ना, इसको यहाँ तक ट्रांसलेट करना है। समझ में आ गया? यानी कि पहले हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे ट्रांसलेट करके, उसके बाद सेकेंड स्टेप हम रोटेट करेंगे। रोटेट हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये एक्स सी वाई सी को वापस से यहाँ लेके जाएंगे। तो अब जो है हमारा पॉइंट वो न्यू कोऑर्डिनेट बन गया होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में बैक टू उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है, ठीक है। तो बेसिक यही स्टेप्स हैं। फर्स्ट आप क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे। किसको ट्रांसलेट करोगे, एक्स सी वाई सी को ट्रांसलेट करोगे टू ओरिजिन, ठीक है, टू ओरिजिन। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर हमें करना है रोटेशन, ठीक है, जो भी एंगल पे होगा हमें रोटेशन करना है। और स्टेप 3 में हमें ये क्या करना है, वापस से ट्रांसलेट करना है बैक, ठीक है, ट्रांसलेट बैक किसको, एक्स सी वाई सी को वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे। क्लियर है? तो बस यही चीज़ें आपको जो है फॉलो करनी है। ओके, तो बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप्स हैं, यही चीज़ें मैंने आपको यही स्टेप फॉर्मेट के अंदर न्यूमेरिकल्स में भी बताई हैं। एंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स सॉल्व
करते नहीं बैठना है, मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो सारे टॉपिक्स है वो कवर होते हैं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, देखो ट्रांसलेशन पढ़ा है ना, उसके बाद हमने स्केलिंग पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, देन आपने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा, शेयरिंग पढ़ा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ ली। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके 2D ट्रांसफॉर्मेशन के हो गए। नाउ लेट्स सी 3D ट्रांसफॉर्मेशन, एंड 3D के अंदर भी हमें वही चीज़ें करनी है, जस्ट 3D ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है 2D और 3D में से, तो डेफिनेटली 2D इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ईजी है एंड उस पर जो है हम अपने ऑपरेशन ईजिली कर सकते हैं। 3D ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। यही रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट जो 3D के अंदर है वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सब कुछ है हमारे पास, नोट्स हैं, एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग मास्टर सोल्यूशन फॉर यू। तो बहुत ज़्यादा ईजिली हम जो है नोट्स के अंदर जाके सब कवर कर सकते हैं। मास्टर सोल्यूशन का मतलब क्या है, आपके लाइक 2024 के बैक पेपर्स हो गए है ना, आपका जो अभी पेपर हुआ था, लाइक आपका जो मेन पेपर 2024 जनवरी में हुआ था वो हमारे पास है, हमारे पास बैक का पेपर है इसी ईयर का, यानी 2024 के 2 पेपर हो गए। फिर 2023 के यानी कि मोस्ट रीसेंट जो है हम 3-4 पेपर्स के सोल्यूशन निकाल रहे हैं, यानी बेसिकली मैं ही लिख रही हूँ सारे सब्जेक्ट्स के। तो DLD का भी बन चुका है, DM का बन चुका है, एंड बेसिकली CG का भी हमारे पास यूनिट 4 का जो है वो मास्टर सोल्यूशन है। तो यूनिट 4 जो है वो आप मुझे बताना कि आपको मास्टर सोल्यूशन से पढ़ना है या सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे अब हम इसका पढ़ रहे हैं। तो जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही CG यूनिट 4 के लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो मास्टर सोल्यूशन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन जस्ट ज्वाइन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल एंड यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है, टोटली एवरीथिंग फॉर योर सेकेंड ईयर। तो बेसिकली आपने 2D देख लिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 3D। ना 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 3D ट्रांसफॉर्मेशन से में हम किससे डील कर रहे होते हैं, डेफिनेटली 3D ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 3D ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आपका एक क्यूब हो सकता है ना, आपका कोई भी हो सकता है ना, कुछ भी आप कौन समझ सकते हो, जो भी आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके 3D ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इनके अंदर भी हम ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, शेयर, रिफ्लेक्शन सब चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है आपकी 3D ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या क्या है। एक तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपकी जो लाइंस है वो प्रिजर्व होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एग्जांपल बहुत अच्छा लिया था। आपके पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, आपके पास ये क्यूब है, ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, लेट्स से ये आपका क्यूब हो गया। तो देखो क्यूब की जो लाइंस है, अब आप देखो, अब आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन में आप मे बी आप ट्रांसलेट कर रहे होगे, आप स्केल कर रहे होगे, आप रोटेट कर रहे होगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, देखो आप अगर समझो ट्रांसलेट कर रहे हो ना, ये हम ट्रांसलेशन के अंदर भी देखेंगे। अब जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो ना, तो आपने एक एक पॉइंट उठा के यहाँ रखना है, एक एक पॉइंट उठा के यहाँ रखना है, एक एक पॉइंट उठा के यहाँ रखना है बेसिकली। तो अगर आप ऐसे करोगे तभी जाके आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। फिर जब आप ये वाले पॉइंट्स को लेकर आओगे तो ये, तो बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपकी सारी की सारी लाइंस जो है वो प्रिजर्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आते आते आपने कोई भी लाइन को खा लिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा, जैसे इस वक्त हम क्यूब को देख रहे हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा क्यूब जो है ना वो ट्रांसलेट होना चाहिए। अब आपने देखा है, अगर हम सपोज हमारे पास एक एप्पल है, ठीक है, उस एप्पल को हम क्या कर रहे हैं, इधर ट्रे में से उठा के हम यहाँ पर टेबल पे रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है हमारा एप्पल, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ट्रे में से उठा के उसको हमने टेबल पे रख दिया। तो मुझे बताओ क्या बस उठा के रखने में क्या उसका आधा एप्पल हो जाएगा, या फिर उसका यहाँ पे जो भी है ये लीव्स वगैरह वो निकल जाएंगे, या पूरा एप्पल ही गायब हो जाएगा सिर्फ उठा के रखने में, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो वैसी चीज़ है यहाँ पे है कि कोई भी लाइन जो है वो यहाँ पर मिस नहीं होनी चाहिए, है ना, सब कुछ प्रिजर्व होना चाहिए। सिमिलर पैटर्न में पैरेललिज्म होना चाहिए। पैरेललिज्म मतलब क्या, अब ये वाली जो लाइन है वो इसी लाइन को पैरेलल है, या इसी लाइन को पैरेलल है, तो वो लाइन उसी लाइन को पैरेलल होनी चाहिए। बेसिक मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, है ना। और थर्ड चीज़ ये है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जो डिस्टेंस है वो प्रिजर्व होना चाहिए। यानी कि अगर सपोज ये आपका 1 सेमी का है तो यहाँ पर भी 1 सेमी का ही आपका जो है ना ये आना चाहिए, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आना चाहिए। क्लियर। तो बस ये 3 प्रॉपर्टीज थी आपकी जो आपको याद रखनी है फॉर 3D ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट्स सी द ट्रांसलेशन, ओके, इन 3D।
तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, सिंपल वही चीज़ कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरा पोजीशन पे लेके जाना। तो जो मैंने अभी आपको बताया है ना, तो सपोज आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, लेट से यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, आपका क्यूब प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर। अब आपको इस क्यूब को यहाँ से उठा के आपको लेके जाना है इधर, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ मैंने बोला, जैसे आपको परफॉर्म करनी है, आपकी सारे के सारी पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर होने चाहिए, सारी लाइन्स प्रिजर्व होनी चाहिए, डिस्टेंस जो है वो प्रिजर्व होनी चाहिए, है ना, पैरेललिज्म जो है ना वो प्रिजर्व होना चाहिए। बेसिकली आपके अगर यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं लेट से, तो यहाँ पर भी आपके कितने 7 ही पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। तो यही कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब देखो जैसे कि ट्रांसलेशन है, तो हमारे पास 2D में ट्रांसलेशन वेक्टर्स थे जो कि tx ty tz थे। तो सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर आपके पास कितने हो जाएंगे, tx ty और tz हो जाएंगे आपके ट्रांसलेशन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये tx हो गया आपके x डायरेक्शन के लिए ट्रांसलेशन में, ty फॉर ट्रांसलेशन इन y डायरेक्शन, tz फॉर ट्रांसलेशन इन z डायरेक्शन, ठीक है। तो सपोज अगर आपके पास ये लेट से अगर यहाँ पर हमने क्यूब कंसीडर किया है, ठीक है, तो हम पॉइंट जो है वही हमें ओरिजिनल वाला एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स वाला कंसीडर करना है। यानी कि यहाँ पर अगर आपका p x डैश y z और z डैश होगा, तो जो न्यू ये क्या होगा, ये ओरिजिनल है तो x y z होगा, और जो न्यू होगा वो p डैश यानी x डैश y डैश और z डैश हो रहा होगा। तो ये है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स और ये है आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स, क्लियर ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो जैसे मैंने आपको याद दिलाया, वापस बता रही हूँ, देखो ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, याद रखो, हमेशा एडिशन करते हैं। तो जो फॉर्मूला हमारा बन रहा होगा वो कैसे बनेगा, जो x डैश है वो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है, इट इज इक्वल टू x प्लस उसका ट्रांसलेशन वेक्टर जो कि होगा आपका tx, ठीक है। आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो। y डैश के लिए क्या हो रहा होगा, y प्लस ty, ठीक है। वैसे ही आपके z डैश के लिए हो रहा होगा z प्लस tz, क्लियर है ना। तो ये आपके हो गए फॉर्मूलाज, ठीक है। अब आपने अगर इसका क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ये आपका मैट्रिक्स है। अब ये याद रखो 3D में आ गए हम, तो 3D के अंदर हमें याद रखना है कि हमारे पास 4:4 का मैट्रिक्स होगा, क्लियर। तो यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है। ये ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। एंड आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मैट्रिक्स कहाँ पे कौन सा यूज करना है, तो प्लीज अच्छे से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डायगोनल में आ गए 4 क्या आ गए, 1s आ गए, ठीक है। अब हमें जैसे कि पहले हमने 2D में क्या किया था, हमने सिर्फ 3 बनाए थे और यहाँ पे tx ty लिखा था। अब हमने यहाँ पे 4 बनाए, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे tx ty tz, ठीक है। आप स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर आ जाएंगे आपके सब 0 0, जो कि स्पेस बची है आपकी वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर tx y z, यानी कि 3D के लिए, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फॉर ट्रांसलेशन। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल्स में अगेन मैट्रिक्स आएगा तो वही करना है। हम देख रहे हैं ना, हर कॉन्सेप्ट में हम मैट्रिक्स बिल्ड कर रहे हैं, मैट्रिक्स ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपने समझ लिया, नाउ जस्ट द इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसलेशन समझ में आ गया, जस्ट आपने ये ट्रांसलेशन फैक्टर्स, ये फॉर्मूला एंड ये आपका मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्केलिंग इन 3D ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ स्केलिंग, तो स्केलिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, वही चीज़ क्या हो रहा है, हमारा साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है ना, साइज़ पे डिपेंड है हमारी स्केलिंग। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद द स्केलिंग फैक्टर। अब देखो जो स्केलिंग फैक्टर्स होंगे वो हमारे एक्स वाई जेड के लिए क्या हो रहे होंगे, स्केलिंग फैक्टर्स sx sy और sz हो रहे होंगे, है ना। अब जो मैट्रिक्स बनेगा इनके लिए वो क्या बनेगा, देखो हमने पहले ही देखा था sx sy और sz होगा, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके 0 0 0 0, ठीक है। तो बेसिकली तो यही बनेगा 3:3 मैट्रिक्स के लिए स्केलिंग फैक्टर। लेकिन अगर आपने देखो, अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4:4 से, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना इसको। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या करना होगा, इसको 4:4 बनाना होगा, राइट। 4:4 बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ 1 ऐड कर देंगे और यहाँ पे 0 0 0, यानी मतलब वही होगा, जस्ट ये 4:4 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्केलिंग के लिए अगर आपको डायग्राम दिखाना है तो बेसिकली आप ऐसे दिखा सकते हो कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट से y है, यहाँ पर क्या है आपका x है, ठीक है। तो लेट से यहाँ पर आपके पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक क्यूब है ऐसा,
ठीक है। तो अब ये जो है ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस क्यूब को आपको स्केल करना है मतलब या तो इसको एक्सपांड करना है या तो आपको इसको कॉम्प्रेस करना है। तो बेसिकली आप इसको बड़ा होता हुआ दिखा सकते हो, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो, है ना, कि ये जो है ना ये ऐसे स्केल हो गया, है ना, यहाँ पर ऐसा ये जो है ना क्यूब बन गया, ठीक है। तो प्लीज़ ये डायग्राम्स बनाओ, ठीक है। जब आप ये डायग्राम्स बनाओगे तभी जाके जो आपकी थ्योरी है ना वो कंप्लीट हो रही होगी, आंसर कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो वापस से मैं आपको बता दूं, जो मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करेंगे वही एक्सप्रेस करेंगे, P डैश इज इक्वल टू P डॉट S, ठीक है। तो बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो बस 3D में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हमारा एक कोऑर्डिनेट बढ़ जा रहा है, इसका मतलब हमारा थोड़ा सा मैट्रिक्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जस्ट वही वो ही आपको है ना बता रही हूँ। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे कि पिछली बार हमने देखा 2D के अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर कितने मैट्रिक्स हमने देखे, 4 देखे, है ना। तो वो सारे अब जैसे कि उसमें 4 देखे, तो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर 4 से ज़्यादा नहीं है, कमी है, यानी 3 है। तो वो 3 मैट्रिक्स हम देख लेते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर ना। 3D रिफ्लेक्शन के अंदर एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, सिर्फ ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक मिरर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपके पास एक मिरर है, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, एक मिरर है, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन ही हमें मिल रहा होता है, राइट। तो देखो अब जो है हम एक्स वाई के अंदर देख रहे हैं, तो देखो ये तो सेम मैंने बनाया है ना, ये क्या है आपका पूरे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक्स वाई के अंदर क्या करना है, रिफ्लेक्शन, एक्स वाई रिफ्लेक्शन करना है एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तो जो हमारा मिरर इमेज मिलेगी वो हमें कैसे मिलेगी, देखो एक्स वाई है ना, एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है, जो जेड है, यानी देखो यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर वाई आ गया, तो जो जेड होगा ना वो आपका यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया, ये जेड, यानी कि जो यहाँ पर है उनको हमें एज इट इज रखना है, जो नहीं है उसको रिफ्लेक्ट करना है। अब सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे देखो ये क्या है, वाई जेड है, यानी कि वाई और जेड हमारे क्या रहेंगे, वाई और जेड ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। अब जो एक्स है वो राइट में है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एक्स, समझ में आ गया रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। अब देखो जेड एक्स के लिए, जेड एक्स यानी कि आपका ये और ये जो है यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है z है, ये एज इट इज रहे। अब y नहीं है ना, तो y को हम कर देंगे नीचे रिफ्लेक्ट, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। अब इन तीनों के लिए जो है हमारा मैट्रिक्स हो रहा होता है। तो जैसे कि अगेन क्या है, 3D है तो हमारे पास क्या होगा, 3D है ना, तो हमारे पास 4:4 मैट्रिक्स हो रहा होगा। तो देखो 4:4 के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे। द ट्रिक आई एम टेलिंग यू, प्लीज थोड़ा सा फोकस करो, यही ट्रिक्स जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है हम रट नहीं सकते, है ना। तो देखो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स को डायगोनल में क्या कर देना है, 1 1 1 असाइन कर देना है। सब जगह आपका आ जाएगा क्या, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 ना। अब जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई है, तो एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, जेड का कॉलम, ये तो हमारा एक्स्ट्रा है उसको 4:4 बनाने के लिए, है ना। तो देखो जो एक्स वाई है तो एक्स और वाई को छोड़ दो, जो जेड है उसके 1 को माइनस कर दो, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वाई जेड के लिए, ठीक है, वाई जेड के लिए यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पर आपका अगेन वही 1 1 1 1, ठीक है, बाकी हर जगह आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कंसिडर एवरीवेयर 0 0 0। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, वाई जेड है, यानी कि एक्स वाई और जेड, वाई जेड को छोड़ दो, एक्स में आ जाएगा आपका माइनस, समझ में आ गया। अब सिमिलर पैटर्न में जेड एक्स के लिए क्या होगा, जेड एक्स के लिए भी आपका 4:4 मैट्रिक्स, 1 1 1 आपके डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी सब आपको 0 कंसीडर करना है। अब जेड एक्स यानी कि जेड और एक्स तो वाई में माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया, बाकी सब जगह आपका 0 रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 3D रिफ्लेक्शन, क्लियर है। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखते हैं शेयर को, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल, एक एक चीज़ वाइंड अप करते जाओ, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ईजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। द ओनली थिंग लेफ्ट इज जस्ट यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स, ठीक है, एंड दोज आई एम प्रोवाइडिंग यू, सो दैट इज ओनली द थिंग फॉर दिस। नाउ देखते हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन में शेयरिंग, ठीक है। तो मैंने बताया था शेयरिंग में क्या होता है, स्लांट हो रहा होता है, हमारा शेप जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्लांट हो रहा होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर अब हमारा जो 3D है वो स्लांट हो रहा होगा, है ना। बस अब यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 3 हमारे एक्सिस आ जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेट्स से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, वही मैं समझूंगी मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्यूब है ना, वही क्यूब है मेरे पास जो पहले प्रेजेंट था। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर शेयर करना है। अब एक्स शेयर, वाई शेयर, जेड शेयर, ये 3 होंगे, लेकिन अब तीनों के लिए अब हमें अलग नहीं करना है, हमारा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगा इसके लिए, विच आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जैसे कि अब यहाँ पर आपका क्या है, ये क्यूब है, लेट्स से अब आपका जो है ना क्यूब ऐसा हो गया, ठीक है, क्यूब ऐसा हो गया, यहाँ पर कहीं पे मतलब ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, शेयर हो गया। ओके, अब ऐसा समझो कि ये जो है ना, ये आपके ओरिजिन पर ही होना चाहिए था। ठीक है, आप ऐसा समझो, क्योंकि ये क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया, समझा, क्योंकि ऊपर चला गया ना। आपको क्या करना है, इसको आप यहाँ पर ही कंसीडर करो, क्या हो गया, ये शेयर हो गया, ऐसे कंसीडर करो। ठीक है, ये आपका शेयर हो गया। समझ में आ रहा है ना? आई होप मेरी ड्राइंग समझ में आ रही है, क्लियर है। तो बेसिकली ये सीधा था, ये स्लांट हो गया। तो यही कंडीशन होती है आपके शेयर की, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है, जस्ट ये समझना है कि आपका जो है ना मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, मैट्रिक्स क्या हो रहा होगा। तो बेसिकली थोड़ा सा इसका टफ होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। देखो यही चीज़ 1 1 1 1 4:4 आपका क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 1 1 आपने दे दिया डायगोनल पे। अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है, ये हमारा पता है कि हमारा क्या है, एडिशनल कॉलम है ना, क्योंकि हमने क्या करना है, उसको हमें बनाना है 4:4। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक्स कॉलम, वाई कॉलम, जेड कॉलम, है ना। अब देखो जहाँ पर एक्स है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो तो y और z आएगा। y के लिए क्या आएगा, x और z। देखो यहाँ से भी आप कंसीडर करो x y z ऐसे। ठीक है, तो x के लिए x पे 1 आ गया ना, तो यहाँ पर जो है शेयर आएगा y के लिए लेकिन x का, शेयर आएगा z के लिए लेकिन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो तो x और z है y के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर आएगा किसके लिए, x के लिए लेकिन y के रिस्पेक्ट में। शेयर आएगा किसके लिए, z के लिए लेकिन y के रिस्पेक्ट में। वैसे ही z के अंदर क्या है, x और y है, तो शेयर आएगा किसके लिए, x के लिए z के रिस्पेक्ट में। शेयर आएगा किसके लिए, y के लिए, है ना, और z के रिस्पेक्ट में। एंड ये बन गया आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो कितना ज़्यादा सिंपल था, जस्ट एक ट्रिक फॉलो करो एंड आपको मिल जाएगा आपका मैट्रिक्स, है ना। सो दैट्स ऑल। नाउ लेट्स सी रोटेशन। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड रोटेशन के बाद आई थिंक सो डेरिवेशन है, एंड देन वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द प्रोजेक्शन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो जाएगा वो हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट विल सी द रोटेशन नाउ। ओके, तो रोटेशन के अंदर मुझे बताओ, 2D के अंदर जब मैंने आपको रोटेशन इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैंने क्या बोला था कि आपको किससे डील करना है, एंगल से डील करना है, यानी थीटा एंगल हमें पता होना चाहिए। लेकिन 3D के अंदर हमें थीटा एंगल तो पता होना ही चाहिए, लेकिन एक और चीज़ है जो कि है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि और हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब जाके हम 3D के अंदर जो है रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब 2D के अंदर मैंने बता दिया आपको क्या है, सिर्फ थीटा एंगल है, और रोटेशन के अंदर थीटा एंगल भी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। ठीक है, तो एक्सिस कुछ भी हो सकती है, एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक्सिस हो सकती है। अगर हमने देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, अगर एक्स, लेट्स से यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट में हो रहा है तो एक्स के हिसाब से यानी कि एक्स के ऊपर रोटेशन होगा। अगर सपोज वाई पे हो रहा है तो वाई के ऊपर रोटेशन होगा, जेड पे हो रहा है तो जेड के ऊपर रोटेशन होगा। तो बेसिकली ये चीज़ फॉलो हो रही होती है। एंड अगर आप इसको डायग्राम के हेल्प से दिखाओगे तो अगर ये आपका क्या है, ये आपका है कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट से वही यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा क्यूब प्रेजेंट है, तो आप रोटेशन कैसे दिखाओगे 3D के अंदर, है ना। देखो ये डायग्राम्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगर आप इसको रोटेशन में दिखाओगे तो बस ये समझ लो कि ये जो क्यूब है ये आपका उड़ गया, यानी जैसे कि समझो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रोटेशन हो गया। क्लियर है, यहाँ पर समझे, तो ये हो गया इसका रोटेशन। तो बस यही याद रखो, यही दो चीज़ें याद रखनी है। अब देखो रोटेशन के अंदर क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना है, नहीं, रोटेशन के लिए आपको एक डेरिवेशन आता है जो कि फॉर 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ रहा होता है। तो उसके लिए हमें रोटेशन एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर, तीनों के लिए जो है ना मैट्रिक्स डिज़ाइन करने होते हैं। एंड मैट्रिक्स डिज़ाइन करने के बाद एक और टॉपिक है जो कि है आपका रोटेशन एट एनी एक्सिस। ठीक है, आर्बिट्ररी एक्सिस जो मैंने आपको बोला था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो कि सिर्फ स्टेप्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो बस यही दो टॉपिक्स हैं जो कि रोटेशन में इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द डेरिवेशन ऑफ 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन। क्लियर, तो डेरिवेशन ऑफ 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। लेट्स से आपके पास P कोऑर्डिनेट है जो कि आपका रोटेशन से पहले है, तो लेट्स से आपके पास वो क्या है, x, y, z है। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या है, 3D है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रोटेशन करना है। तो लेट्स से सबसे पहले हम रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस आपने एक समझ लिया, आप वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लिए बना सकते हो। बहुत सिंपल ट्रिक्स है, मैं आपको बताऊंगी। पहले देखो, जैसे कि ये एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब जो वाई और जेड है यही आपके क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे।
ठीक है, सिर्फ y और z जो है ये आपके ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, और जो x है, ये जो x है ये आपका अनचेंज्ड रहेगा। आप इसका ऐसे समझ सकते हो प्रिजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे फॉर किसके लिए, y के लिए, है ना, क्योंकि y और z ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और z डैश के लिए। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रिक ये है, जैसे कि आपने क्या है, आपके पास, आपको पता है रोटेशन मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, यहाँ था कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या था साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं क्या है, क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस। तो बस अब जो हमारा, इसको देख देख के आपको वाई डैश और जेड डैश को बनाना है। यानी वाई डैश के लिए हम क्या करेंगे, देखो वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा प्लस जेड साइन थीटा, समझे, z साइन थीटा। वैसे ही देखो अब यहाँ पर z है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, माइनस y कॉस साइन थीटा, यहाँ पर साइन है, ठीक है, तो माइनस y साइन थीटा प्लस प्लस क्या आ जाएगा आपका z कॉस थीटा, समझे। तो ये किसके लिए हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, तो अब देखो अब इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा। अब ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है ये आपका Rx के लिए है, ठीक है, ये Rx के लिए मैट्रिक्स है। सिंपल है, देखो अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपका आएगा 1, यहाँ पर देखो अब 1 1 1 1 होता है ना। अभी क्या करना है आपको, ये देखो आपका x एक्सिस के ऊपर है ना, x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पर x y और z, और यहाँ पर ये जो है आपका एक्स्ट्रा क्या है, कॉलम है ना। तो जो x वाला कॉलम है वो आपको एज इट इज लिखना है। अब एज इट इज का मतलब क्या, जो नॉर्मल होता है यहाँ पे 1, और बाकी सब जगह क्या आ जाएगा 0 0। और जो ये लास्ट वाला है ना, ये आपको हमेशा क्या रखना है, कॉमन रखना है, यानी कि यहाँ पे 0 0 0 और 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। तो बेसिकली जब x एक्सिस के अलॉन्ग हमें रोटेशन करना है तो x जो कॉलम है वो हमें एज इट इज रखना होगा, और जो ये लास्ट वाला है और ये वाला है ना, ये आपको एज इट इज रखना होगा। अब देखो जैसे कि ये x है ना, तो यहाँ पर भी तो x y z है, राइट, तो यहाँ पर भी तो x है, तो यहाँ पर भी जो पहले होता है यानी कि जो 0 0 होना चाहिए था वो रहेगा। अब चेंजेस क्या होंगी, इस वाले सेक्शन में चेंजेस हो रही होंगी। क्या चेंजेस हो रही होंगी, कुछ भी नहीं, यही जो है ना मैट्रिक्स, इसको उठा के आपको यहाँ रख लेना है। यानी यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, समझे। तो ये होगा एंड दैट्स इट। तो ये आपका क्या हो गया, Rx के लिए आपका मैट्रिक्स हो गया। सिमिलर पैटर्न में अगर हमें y एक्सिस के लिए चाहिए, ठीक है, y एक्सिस के लिए चाहिए, तो क्या चेंज होगा, y जो है वो तो अनचेंज रहेगा, और जो x है वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, x ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x डैश आएगा, और क्या आएगा, z डैश आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर x आ जाएगा, है ना, यहाँ पर z एज इट इज, और यहाँ पर सिर्फ x आ जाएगा। समझे क्या किया मैंने इसके अंदर, क्योंकि यही कंसीडर करना है एंड ये करना है। चेंजेस किस में होंगे, आपके मैट्रिक्स में होंगे। तो देखो मैं बताती हूँ। तो बेसिकली जब आप आर वाई के लिए बनाओगे तो देखो आपका वही मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये है एक्स वाई जेड, है ना, एक्स यहाँ पर वाई और जेड, क्लियर है। अब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो देखो जो ओरिजिनल होता है ना, मैं यहाँ पे बना दूँ ओरिजिनल, ठीक है, जो कि यहाँ पर होता है, हम डिज़ाइन करते हैं 1 1 1 1, और बाकी सब जगह 0 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 0, ठीक है, यस। तो ये होता है ना। तो अब देखो जो y एक्सिस के लिए है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 0 1 0 0। अब y एक्सिस के लिए यहाँ पे क्या है, 0 1 0 0, तो यहाँ पे भी 0 1 0 0। तो ये चेंज हुआ नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। और जो लास्ट वाला कॉलम और रो है ना, वो भी एज इट इज़, यानी कि यहाँ पर उसके 1 होता है, बाकी सब जगह क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। तो चेंजेस कहाँ होंगे, यहाँ पर चेंजेस होंगे। कौन से चेंजेस, वही हमारा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस साइन थीटा। समझा आप कैसे मैट्रिक्स को डिज़ाइन करना है ना। अब सिमिलर पैटर्न में रोटेशन हमें देखना है किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए। अब तो आप खुद ही कर सकते हो, जेड एक्सिस के लिए देखना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स और वाई हमारे ट्रांसफॉर्म होंगे, और जो जेड है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि यहाँ पर अब एक्स डैश और वाई डैश आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, है ना, समझे। ऐसा करना है जस्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड है। अब मैं मैट्रिक्स चेंज करती हूँ, देखो
अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, z एक्सिस है, इसका मतलब z क्या रहेगा, अनचेंज्ड, यानी कि ये जो z का है 0 0 1 0 0 0 1 0 और इसका z क्या है 0 0 1 0, वही तो 0 0 1 0 और जो लास्ट कॉलम है वो तो हमेशा ही रहता है, यानी कि 0 0 1 और यहाँ पे 0 0। तो चेंजेस कहाँ हो रहे होंगे यहाँ पे, और वो चेंजेस क्या है, वही cos थीटा sin थीटा और यहाँ पर माइनस sin थीटा, समझे। तो यही हो गया आपका क्या, डेरिवेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो बस आपको तीनों के लिए भी रोटेशन दिखाना है फॉर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब लास्ट पॉइंट फॉर 3D ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस। ओके तो रोटेशन अबाउट आर्बिट्ररी एक्सिस मतलब क्या, यही चीज़ हमने किस में देखी थी, यही हमने आर्बिट्ररी पॉइंट पे देखी थी, कहाँ पे, 2D में। अब हमें आर्बिट्ररी एक्सिस देखना है। एक्सिस का मतलब क्या, कि अगर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे एक्सिस पे प्रेजेंट है जो कि ना ही x है, ना ही y है, ना ही z है, ठीक है, ना ही इन किसी को भी पैरेलल है, यानी कि हम उनको कंसीडर कर लें कि अगर x को पैरेलल है तो उसको x कंसीडर कर लें, नहीं है ना, तो वो क्या है, वो किसी और ही एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके अंदर करनी होती हैं, कुछ 6 स्टेप्स हैं जो उसके लिए फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका क्या, लेट्स से आपका कोऑर्डिनेट है एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका x, यहाँ पर आएगा आपका y और यहाँ पर आ जाएगा आपका z, ठीक है। ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। लेट्स से आपका ये कोई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये कोई मतलब अलग ही एक्सिस है, ना z है, ना x है, ना y है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो पॉइंट प्रेजेंट है, लेट से P वाला पॉइंट प्रेजेंट है, या फिर आप उसको कंसीडर कर लो, ठीक है, चलो P आपका पॉइंट प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपका एक P डैश प्रेजेंट है, क्लियर है। तो बेसिकली ये एक्सिस यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, देखो हमें एक ऐसी अज्यूम करना होगा, ठीक है। देखो बेसिकली हम इसको ऐसे अज्यूम करेंगे, तो जो इनिशियल पोजीशन है वो इनकी P और P डैश की क्या है, इस एक्सिस पे। तो हमें क्या करना है, पहले ये जो P है ना, इसको हम ट्रांसलेट करके कहाँ पर लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर लेकर आ जाएंगे ओरिजिन पे। तो यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। तो ट्रांसलेट करके हम इसको यहाँ पर लेकर आ गए। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर लेकर आ गए तो इसके साथ साथ P डैश भी तो आएगा। तो जब P डैश आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो हमारे Z एक्सिस को अलाइन हो जाएगा। जब हम P को इधर लेंगे ना, तो जो भी आपका पॉइंट होगा ना ऊपर, वो आपके Z एक्सिस को अलाइन हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका P डैश आ जाएगा। समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम रोटेट कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी हमें इसको रोटेट करना है। लेट से हमें कहीं पर भी इसको रोटेट करना है। अब हम इसको रोटेट करने के बाद हम इसको ट्रांसलेट अगेन कर सकते हैं। तो अब जब हम इसको ट्रांसलेट अगेन करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, देखो अब जैसे कि ये है ना, अब देखो ये जो है Z एक्सिस है। अब इस Z एक्सिस को हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं क्या, माइनस Z एक्सिस है ना। तो ये जो P डैश है ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि P डैश यहाँ पे। तो मुझे बताओ कि रोटेशन हुआ ना रोटेशन। तो बस ऐसे आप रोटेशन कर रहे होते हो आर्बिट्ररी एक्सिस में। तो स्टेप 1 जो है आपका, स्टेप 1 यही है क्या, आपकी इनिशियल पोजीशन आपके P और P डैश की ये है। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आपको जो ये P है इसको आपको ओरिजिन पर ट्रांसलेट करना है। थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपको जो है ना रोटेट कर देना है, यानी ये जो P डैश है वो आपका इधर आ जाएगा, है ना, Z एक्सिस पे अलाइन हो जाएगा। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, जो P डैश है वो अलग हो जाएगा एंड देन हम अगेन ट्रांसलेट कर देंगे इस एक्सिस को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे जो पॉइंट है ये P बचा एंड यहाँ पर इसका P डैश आ गया, यानी पहले ये यहाँ था, अब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। समझ में आया। तो ये होता है आपका रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस। सो आई होप आई हैव अगेन सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ व्हाट वी हैव जस्ट लेफ्ट विथ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो चलो प्रोजेक्शंस के अंदर ना, प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, देखो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ फेनोमेना दैट इज यूज्ड इन CG, ओके, बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, हम 3D ऑब्जेक्ट्स को किसी ना किसी डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी डिस्प्ले पर। अब जो भी हो सकता है वो, है ना। तो उसके लिए देखो प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोजेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पर। पहला जो प्रोजेक्शन है वो है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये
जो है ना इस फ्लो चार्ट को आप याद रखो, आपको हर डाइजेस्ट में मिल जाएगा, लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड है। देखो आपका एक पैरेलल है और यहाँ पर आपका क्या है, पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो पैरेलल, पर्सपेक्टिव ये आपके होते हैं दो टाइप्स, ठीक है। अब देखो पैरेलल के अंदर थोड़े से जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा हैं, पर्सपेक्टिव के अंदर जस्ट अभी एक ही सब डिवीजन होगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको प्रोजेक्शंस को डिफाइन मतलब एक्सप्लेन करना है हर प्रोजेक्शन को, तो आप इजीली कर सकते हो। देखो अभी मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। तो जो प्रोजेक्शंस है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, पैरेलल और पर्सपेक्टिव। क्या होते हैं क्या नहीं वो हम देखेंगे। अब जैसे कि पैरेलल है ना, तो पैरेलल के अंदर अगेन दो टाइप्स हैं। एक तो है आपका ऑर्थोग्राफिक, दिख रहा है, ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक। सेकंड है आपका ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक। बहुत सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल है। अब ऑर्थोग्राफिक जो है अगेन वो दो में सब डिवाइडेड है, दो मतलब अगेन सब डिविजन्स हैं। तो फर्स्ट है आपका क्या, मल्टी व्यू, ठीक है, मल्टी व्यू। और सेकंड है आपका एक्सोनोमेट्रिक, ठीक है। और जो आपका मल्टी व्यू है उसके अंदर कौन से मल्टी व्यूज हो सकते हैं, तो एक तो टॉप व्यू हो सकता है ना, फिर या तो आपका फ्रंट व्यू हो सकता है, या फिर आपका साइड व्यू हो सकता है, ठीक है, साइड व्यू, समझे। तो ये होते हैं आपके मल्टी व्यू में। अब एक्सोनोमेट्रिक के अंदर अगेन तीन टाइप्स हैं, जो कि आपका फर्स्ट हो सकता है आइसोमेट्रिक, ठीक है, फिर हो सकता है आपका डायमेट्रिक, ठीक है, फिर लास्ट हो सकता है आपका ट्राइमेट्रिक। क्लियर ना। ऑब्लिक के अंदर अगेन दो सब डिविजन्स हैं, क्या, आपका फर्स्ट है कैवेलियर, ठीक है, एंड सेकंड है आपका कैबिनेट, ठीक है। तो ये आपके फर्दर डिविजन्स हो गए। एंड पैरेलल में बस इतना ही है, ठीक है, पैरेलल में बस इतना ही है, समझे। पैरेलल में क्या है, एक तो ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक है। ऑर्थोग्राफिक फर्दर डिवाइडेड है, मल्टी व्यू, एक्सोनोमेट्रिक। तो मल्टी व्यू में ये तीन आते हैं, एक्सोनोमेट्रिक में ये तीन आते हैं, ऑब्लिक के अंदर कैवेलियर और कैबिनेट आते हैं। अब पर्सपेक्टिव जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही सब डिवीजन है, क्या है वो, देखो फर्स्ट है आपका क्या, 1 पॉइंट, ठीक है, सेकेंड है आपका 2 पॉइंट और थर्ड है आपका 3 पॉइंट, ठीक है। तो ये है आपके पर्सपेक्टिव के लिए। तो देखो क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि आपको प्रोजेक्शंस को क्या करना है, क्लासीफाई करना है, उनको आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो आप एक एक एक्सप्लेन कर सकते हो, ईजी है। आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पर्सपेक्टिव को ही एक्सप्लेन करो, तो पर्सपेक्टिव को ही आपको एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड आपकी कैटेगरी कंडीशन ये होती है क्वेश्चन की कि आपको प्रोजेक्शंस हैं, आपको कोई भी एक को एक्सप्लेन करना है। तो माय ऑनेस्ट थिंग इज दैट कि पैरेलल को करने से अच्छा है आप सिर्फ पर्सपेक्टिव को करोगे, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, समझे। नाउ लेट्स मूव एंड लेट्स सी कि पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। उसमें हम ऑर्थोग्राफिक और किसको देखेंगे, ऑब्लिक को देख रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिक बहुत ज़्यादा सिंपल है इसका, जस्ट हम पैरेलल कंसीडर करेंगे। एंड ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, इनको हम नेक्स्ट देख रहे होंगे। लेकिन देखो पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर ही टाइप्स आ जाते हैं आपके मल्टी व्यू, एक्सोनोमेट्रिक, जो कि ऑर्थोग्राफिक। तो पैरेलल पढ़ते वक्त हम किसको पढ़ रहे हैं, हम ऑर्थोग्राफिक को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्लिक को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब पैरेलल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जस्ट उसके नाम से याद रखो, पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक पॉलीगॉन सरफेस है आपके पास और उससे क्या हो रही है, पैरेलल लाइंस इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस इमर्ज हो रही हैं। और कहाँ इमर्ज हो रही हैं, हर डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हो रहा होता है, यानी कि अगर हम देखें ये दो आपकी प्रोजेक्शन लाइंस, ये आपके पैरेलल ही जाएंगी, है ना, ये आपके पैरेलल ही जाएंगी, ये कहीं पे जाके इंटरसेक्ट होंगी या सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा क्या, नहीं। तो इनका जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन वो इन्फिनिटी होता है, ये आपको याद रखना है, किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, ठीक है। और जो पैरेलल प्रोजेक्शन है ना, इसके अंदर हमें जो व्यू मिलता है वो लेस रियलिस्टिक व्यू मिलता है। क्यों लेस रियलिस्टिक मिलता है, इसका आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हमें पैरेलल यानी कि मिल ही नहीं रहा है, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब कि कहीं पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर हम रियलिस्टिक ऐसा देखें कि इसके अंदर फॉर शॉर्टकमिंग होती है। फॉर शॉर्टकमिंग मतलब क्या, देखो अगर आपके पास सीधा सीधा रास्ता है, आपकी गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपकी गाड़ी है लेट्स से, तो यहाँ पर जो गाड़ी है वो आपको आगे जाके ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं तो ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन वो इंटरसेक्ट एक्चुअली में नहीं हो रहा होता है। तो लेस रियलिस्टिक सीन के अंदर हमें वो मिल रहा होता है और ये फॉर शॉर्टकमिंग कंडीशन हो रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी कुछ कंडीशन से जाके हमें एक लेस रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट की हमारी सीन मिल रही होती है, व्यू मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपकी पैरेलल प्रोजेक्शन में। और ये क्या है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये आपके मल्टी व्यू प्रोजेक्शन का है,
ठीक है। मल्टी व्यू हम क्या देख रहे हैं, हम ऑर्थोग्राफिक देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक में आपका यही है मल्टी व्यू। तो मल्टी व्यू में क्या है, आपके पास या तो टॉप व्यू है, या आपके पास फ्रंट व्यू है, और आपके पास क्या है, साइड व्यू है। तो देखो यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो पैरेलल लाइंस इमर्ज हो रही है, यहाँ पर आपको इसका टॉप व्यू मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इसका यहाँ पे फ्रंट व्यू मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है आपको, साइड व्यू मिल रहा है। तो बेसिक आपको क्या दिखाना है, एक पैरेलल प्रोजेक्शन दिखानी है, उनमें से क्या हो रहा है, उनमें से आपको कुछ उसका साइड नजर आ रही है ऐसे, ठीक है। तो वो आपको दिखाना है, एंड ये आपकी क्या हो गई, आपका ये मल्टी व्यू की साइड्स हो गई। दैट्स इट, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या देखोगे, अब हम देखेंगे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके अंदर हम आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसके अंदर एंगल्स देखने हैं। आई होप समझ में आया होगा कि पैरेलल में मैंने आपको क्या बताया। सिर्फ पैरेलल प्रोजेक्शन में आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है जो मैंने बताया। इन्फिनिटी हो गया, लेस रियलिस्टिक हो गया। पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होती है, हमारी प्रोजेक्टिंग लाइन्स इमर्ज हो रही होती हैं पैरेलल टू द पॉलीगॉन सरफेस, है ना। तो ये हो रहा होता है। एंड उसके अंदर हमारा क्या है, ऑर्थोग्राफिक में क्या फर्स्ट है, मल्टी व्यू। तो मल्टी व्यू के अंदर 3 टाइप्स है, क्या हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू मिल रहा होता है। तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, जो कि हमें किससे मिल रहा है, हमें मिल रहा है पैरेलल लाइन या फिर प्रोजेक्टिंग पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। नाउ लेट्स सी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, ये आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही है, जहाँ पर जो आपकी प्रोजेक्शन लाइंस होती हैं ना, वो परपेंडिकुलर होती हैं किसके, आपके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से, ठीक है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से जो आपकी प्रोजेक्शन लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइंस, बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रोटेट हो जाता है वन और मोर एक्सिस के ऊपर। एंड इसके जो है आपके पास हमें पता है क्या है, 3 टाइप्स हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, देखो आइसोमेट्रिक के अंदर इट इज द मेथड फॉर विजुअली रिप्रेजेंटिंग द 3D ऑब्जेक्ट्स इन 2D डिस्प्ले, ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज इसके अंदर याद रखनी है कि हमें ये तो पता है कि हम 3D के अंदर पढ़ रहे हैं, तो कितने होंगे, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास होंगे, लेकिन तीनों भी क्या नजर आएंगे, हमें इक्वली फॉर शॉर्टन नजर आएंगे। अब फॉर शॉर्टन का मतलब यही है, यानी कि वो पैरेलली जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पर जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डायग्राम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखो जैसे कि यहाँ पर आपका ये डायग्राम है, लेट्स से ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ये आपका क्या है, डायग्राम है। इसके अंदर दो जो भी एंगल्स होंगे, लेट्स से ए बी सी, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होंगे, यानी कि सेम, ठीक है। तो आपके साथ तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे वो इसके अंदर सेम होंगे, ये आपको याद रखना है। और वो भी सेम कितने होंगे, तो दे विल बी 120 डिग्रीज, समझ में आ गया। तो ये आपके ए बी सी 120 डिग्री होंगे, यानी कि ए बी सी आपके एंगल्स होंगे। अब जैसे कि ये एंगल्स हैं, राइट, तो हमारा जो पॉइंट, यानी कि देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो भी हमारी क्या हो रही होंगी, इक्वल हो रही होंगी। तो ये भी हमें याद रखना है। ये कंडीशन किसके लिए हो गई, आपके आईएसओ के लिए हो गई, ठीक है। अब डाई के लिए क्या है, तो डाई के लिए आपके पास ये देखो, सपोज आपके पास यही कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास कुछ 2 एंगल्स ही आपके जो है ना इक्वल आ रहे हैं, जो थर्ड एंगल है वो अलग है। तो यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। यानी कि कुछ मेजर एक्चुअली में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 120 डिग्री था, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जस्ट ये है कि 2 जो एंगल्स हैं वो सेम होंगे, जो थर्ड है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सिमिलर पैटर्न में अगर एंगल का ऐसा है तो आपके जो साइड्स होंगी वो भी ओ ए और ओ बी सिमिलर होंगी, ओ सी जो है वो मतलब अलग होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके किसके लिए, डाई मेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए। सिमिलर पैटर्न में अगर ट्राई मेट्रिक प्रोजेक्शन को हमें देखना है तो आप समझ ही गए होंगे कि अब क्या होने वाला है। तो बेसिकली रुको, मैं सेम डायग्राम ये ऐसा ही बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यही आपका डायग्राम है। एंड यहाँ पर क्या है आपका, देखो यहाँ पर अब आपका तीनों भी है ना, तीनों भी आप ऐसे समझो कि ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है। तो तीनों भी एंगल्स जो हैं वो हमारे अलग होंगे। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और सिमिलर पैटर्न में जो एडजेसेंट साइड्स है वो भी इक्वल नहीं होंगी। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर याद रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो बस इतना ही आपको इसके अंदर समझना है, डायमेट्रिक के अंदर, ट्राईमेट्रिक के अंदर और आइसोमेट्रिक के अंदर। तो ये पूरा हो गया आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड देन लास्ट हमारा टॉपिक बचेगा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है।
तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये भी एक टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो रेज होंगी या जो लाइंस होंगी वो आपकी पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो जो पैरेलल लाइंस है इसका मतलब जो मतलब हमारा जो पॉलीगॉन का सरफेस है उससे क्या हो रही होंगी, हमारी पैरेलल लाइंस इमर्ज हो रही होंगी। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे कोऑर्डिनेट्स में। तो ये जो है हमारी एक्स और वाई एक्सिस हो गई, यानी कि ये जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं वो कहाँ पर इंसिडेंट हो रही हैं, तो ये हमारे प्लेन पर इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर कितने टाइप्स हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का एक है आपका कैवेलियर प्रोजेक्शन और दूसरा है आपका कैबिनेट प्रोजेक्शन, ठीक है, कैबिनेट प्रोजेक्शन। तो जो कैवेलियर प्रोजेक्शन है सिर्फ दो ही डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैवेलियर जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर जो हमारा एंगल होता है वो 45 डिग्रीज का होता है, यानी कि ये जो पैरेलल प्रोजेक्शन या जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं वो हमारे प्लेन पे कितने एंगल पे प्रोजेक्ट हो रही हैं, तो ये आपको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट हो रही हैं। ये आपकी यहाँ पे देखो तो 45 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट हो रही है, 45 डिग्रीज, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर 45 डिग्रीज पे हमारी प्रोजेक्शन लाइंस आ रही हैं तो ये कौन सा टाइप हो गया, कैवेलियर हो गया। एक और डिफरेंस क्या है कि ये जो है ना, ये आपका जो लेंथ ऑफ रीडिंग एक्सिस है वो आपका लार्जर देन द कैबिनेट प्रोजेक्शन हो रहा होता है, यानी कि ये कितना होता है पूरा, आप इसको ऐसा कंसीडर करो कि ये पूरी लेंथ कंसीडर होती है। और कैबिनेट प्रोजेक्शन के अंदर जो एंगल होता है वो होता है 63.4 डिग्रीज का, ठीक है, 63.4 डिग्रीज का आपका एंगल होता है कैबिनेट में, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 63.4 डिग्री, यहाँ पर क्या आएगा 63.4 डिग्री, यहाँ पर क्या आएगा 63.4 डिग्रीज, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। और यहाँ पर चेंजेस क्या है, जैसे यहाँ पर L है तो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है L/2, यानी कि हाफ डिस्टेंस को या फिर हाफ कैवेलियर रीडिंग एक्सिस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है कैवेलियर और कैबिनेट के अंदर की जो प्रोजेक्शन लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, यहाँ पर 45 डिग्रीज पर और यहाँ पर 63.4 डिग्रीज पर। बस यही ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर कैवेलियर और कैबिनेट के बीच में डिफरेंस है। नाउ द लास्ट पार्ट इज व्हाट योर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, तो वो देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जैसे कि पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर हमने समझ लिया क्या होता है कि पैरेलल लाइंस इमर्ज हो रही होती हैं। अब इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, एक सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखो पैरेलल में सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन मिल रहा था क्या, इन्फिनिटी। यहाँ पर जो है हमें कुछ फाइनाइट मिलता है, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है, फाइनाइट मिलता है, वहाँ पर इन्फिनिटी मिल रहा था। अब जैसे कि यहाँ पर फाइनाइट सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन मिलता है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें रियलिस्टिक व्यू मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ट क्या है, अब पैरेलल है या पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमें रियलिस्टिक व्यू मिलता है। लेकिन जो रिलेटिव प्रपोर्शंस है ना ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस की, वो प्रिजर्व नहीं रहती हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, तो जहाँ पर देखो सारी की सारी हमारी जो प्रोजेक्शन लाइन्स हैं वो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ज हो रही है ना, एक जगह यहाँ पर हमें मिल रही हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो ये सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हो गया जहां पर हमें लग रहा है कि सारी की सारी प्रोजेक्शन प्लेन पे आके लाइंस जो है वो मीट हो रही हैं। अब व्यू प्लेन और प्रोजेक्शन प्लेन एक होता है, तो ये जो है ना, ये जो मैंने बनाया है ये आपका व्यू प्लेन है, ठीक है। ये क्या है आपका व्यू प्लेन, या फिर आप इसको कह सकते हो प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये आप इसको ऐसा प्लेन कंसीडर करते हैं जहाँ पर हमें देखना है, एंड ये एक नॉर्मल होता है, ठीक है। नाउ लोकेशन ऑन ऑब्जेक्ट, अब हमें पता है कि जो पॉइंट है वो हमारा कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, लेट्स से XYZ पॉइंट जो है वो हमारा प्रेजेंट है। तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का वो क्या है कि हमें P' जो है वो इमेज पॉइंट्स निकालना है, लाइक X', YZ और Z', ठीक है। जो प्रोजेक्शन होगा वो हमें पता है कि रियलिस्टिक मिलेगा, और क्या चीज़ें नहीं होंगी, तो जो रिलेटिव प्रपोर्शंस हैं बस वो प्रिजर्व नहीं रहेंगी, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें याद रखो। देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ से ये जो लाइंस आ रही हैं ये क्या है आपकी, ये आपकी कन्वर्ज्ड प्रोजेक्शन लाइंस हैं, ठीक है, कन्वर्ज्ड प्रोजेक्शन लाइंस इनको आप बोलोगे। और ये जो है ना, ये आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि आपका फाइनाइट होगा इस केस में, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, बस आपको इतना ही याद रखना है। और हाँ, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर आपके 3 टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं, किस बेसिस पर है वो देख लेंगे।
नाउ द टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये लास्ट है क्या हमारे पास पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपको बताई। तो जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है, तो बेसिस ऑफ वैनिशिंग पॉइंट्स, ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट्स। अब वैनिशिंग पॉइंट्स क्या होंगे, जो पॉइंट्स जो है जैसे वही हम इसको कंसीडर करेंगे ना, जो कि हम सीधे सीधे चल रहे हैं, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, तो बेसिकली वैनिशिंग कंडीशन मिल रही है, ठीक है। तो वो वैनिशिंग पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो एक तो है 1 पॉइंट, एक है 2 पॉइंट, एक है 3 पॉइंट, ठीक है। तो देखो 1 पॉइंट के अंदर क्या है कि जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा है जिसको सिर्फ एक ही हमारा वैनिशिंग पॉइंट हमें मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा 1 पॉइंट प्रोजेक्शन हो गया। 2 पॉइंट प्रोजेक्शन यानी कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2 प्लेन्स में कहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है, 2 प्लेन्स में, तो हमें क्या मिल जाएगा कि 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे होंगे, तो ये क्या हो गया, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सिमिलरली अगर हमारा जो 3 पॉइंट प्रोजेक्शन में उसमें जो हमारे 3 के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड, उसमें हमें 3 प्रोजेक्शन या फिर 3 वैनिशिंग पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, है ना, सिंपल। तो जस्ट हमें वैनिशिंग पॉइंट्स ये है, ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट्स, ये वैनिशिंग पॉइंट्स हैं, तो बस इन वैनिशिंग पॉइंट्स के बेसिस पे हमने क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस को। तो जस्ट यही है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का टाइप। एंड बस हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल्स जितने सॉल्व करने थे वो हमारी अलग वीडियो पड़ी हुई है, यू कैन गो एंड सी। एंड सारे जो मैट्रिक्स वगैरह है वो हमने यूज़ करके वहाँ पर क्या किया है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। एंड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स आपके 100% आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स समझ में तब आएंगे जब आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स देखे, ठीक है, हर टाइप के हमने मैट्रिक्स देखे, तो वो जो मैट्रिक्स बिल्ड करना है उनको कैसे याद रखना है, जो भी ट्रिक्स मैंने बताई हैं, यू कैन फॉलो दोज एंड यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बहुत ईजिली I have again made this video, second time I am making this video, तो I hope आपको समझ में आया होगा। एंड जस्ट डोंट बॉदर, ठीक है, कुछ भी हो जाता है, आई एम देयर। एंड अगर वीडियो वापस से बनाने की बात थी तो आई हैव मेड दैट, ठीक है, तो उसके अंदर कोई बात नहीं है। जस्ट वी विल नॉट जस्ट मेक दोज पीपल मोर प्राउड कि हाँ उन्होंने सही किया है, वी नो कि उन्होंने गलत किया है ना, वी डोंट हैव टू जस्ट नाउ मेक एनी वन फेम, ओके। उनको फेम चाहिए एंड हम वो नहीं देंगे, किसी का भी नाम नहीं लेंगे, उनको मतलब हम उनको पता है कि हमें कहाँ की पब्लिक चाहिए, तो वी डोंट हैव टू बॉदर देम, ओके। तो ये वीडियो की आपकी टेंशन थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है, सो दैट्स इट, ठीक है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी यू कैन कॉमेंट मी डाउन एंड आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस, कि आपको जहाँ पर भी आपको डाउट होगा वो, ठीक है। तो दैट्स इट। आपको जो कंप्लीट नोट्स हैं जो कि मेरे यहाँ पर जो मैंने बनाए थे एंड लास्ट वीडियो भी मैंने इन्हीं नोट्स पे बनाई थी, तो यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट फिल द फॉर्म विच इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन। आपको सारे नोट्स जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। एंड मास्टर सोल्यूशंस भी मैं बना रही हूँ, तो वो भी जल्दी 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है। एंड अगर वीडियोज़ लेट भी मिली तो कोई बात नहीं, प्री एंड सेम में हमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हम एंड सेम को टारगेट कर रहे हैं, तो एंड सेम तक आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल, आपका यूनिट 3 फॉर सीजी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यू कैन कमेंट मी डाउन, ठीक है। एंड आपको क्या लगता है ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस के जो भी हुआ है वीडियो के साथ, यू कैन कमेंट डाउन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, लाइक समझ में आए पीपल को कि हाँ कैसे करना है, कैसे डील करना है एंड किससे मतलब दे आर टेकिंग रिस्क, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल। एंड